हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूं एक और नई भूत की कहानी लेकर। और एक बात, ये वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट शेयर करने पर विनर को मिलेगा फ्री प्रमोशन और शॉपिंग डिस्काउंट कूपन। हरी का इंटर्नशिप खत्म होने के बाद अब तुमको पोस्टिंग लेना पड़ेगा हरी। तुम हमेशा से एक अच्छा छात्र रहे हो, इसीलिए ही तुमको पूछ रहे हैं। तुम पोस्टिंग कहाँ पर चाहते हो, शहर में या गांव में? आपको बहुत शुक्रिया सर, पर आप अगर मुझको कोई गांव में पोस्टिंग देते हैं तो बहुत अच्छा होता। ऐसा क्यों? गांव में क्यों? तुम शहर में रहोगे तो तुम्हारा पदोन्नति बहुत जल्दी होगा और उसके बदले। माफ कीजिएगा सर, असल में मैं एकदम साधारण गांव का लड़का हूँ। मैंने बचपन में देखा था मेरे गांव का कितने लोग बिना इलाज में मारा गया है, और बगल के गांव में स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद वहां पे कोई डॉक्टर नहीं मिलता था। इसीलिए हमेशा से मेरा इच्छा था ठीक वैसे ही गांव के इंसान के लिए कुछ करूंगा। मैं तुम्हारे सोच से प्रभावित हूँ हरी, ये सच में गर्व करने की बात है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, तुमको मैं तुम्हारे इच्छे के अनुसार एक जगह में रिकमेंड कर देता हूँ। तुम्हारा पहला पोस्टिंग होगा विचित्रपुर गांव का स्वास्थ्य केंद्र। वहां पर इससे पहले आखिरी कोई पोस्टेड था लगभग 10 साल पहले, और उससे पहले जो दोनों वहां पर पोस्टेड था वो सब भी कुछ दिन से ज्यादा काम नहीं किया था। क्यों सर? ऐसा होता ही रहता है। पहले गांव में पोस्टिंग लेकर उसके बाद कोई बेसरकारी अस्पताल में अच्छे पैसे की लालच में चले जाना बहुत नॉर्मल बात है। ये लोग भी शायद वैसा ही किया था। तुम चिंता मत करो, मैं केयर टेकर धनंजय मित्तर को बता दूंगा, वो सब कुछ तुमको समझा देगा। लगातार 3 बार ट्रेन बदलने के बाद जब हरी स्टेशन में उतरा तब शाम हो गया था। मगर उस जगह को स्टेशन कहना गलत होगा। मिट्टी के ऊपर मोरम और कुछ ईंटों से बना हुआ बेदी की तरह स्टेशन पूरा सुनसान था। कुछ दूर आगे जाते ही हरी को एक ईंट का घर नजर आया। उसने देखा एक आधी उम्र का आदमी खड़ा है उस घर के सामने। आप ही शायद न ये डॉक्टर साहब हो? मैं धनंजय मित्तर भैया। ओह, आप ही केयर टेकर मित्तर भैया? सही पकड़े हैं, आइए मेरे साथ में। बाहर एक रिक्शा खड़ा था। चलिए सर, चढ़ जाइए, आपका सामान मुझे दीजिए। हरी और मित्तर जी रिक्शे में बैठ गए। वो जगह बहुत ही सुंदर था। दोनों तरफ हरे खेतों से भरा और बीच में पक्की सड़क। उस सड़क के ऊपर से ही उन लोगों का रिक्शा जा रहा था। यहाँ से कितना दूर होगा स्वास्थ्य केंद्र? हाँ, लगभग 12 किलोमीटर तो होगा ही। मैंने इसे पहले से बोलकर रखा था, नहीं तो यहाँ पे शाम होने के बाद और कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे बहुत दिन कोई डॉक्टर नहीं है। हाँ, लगभग 10 साल तो होगा ही। असल में इस गांव में आकर कोई भी ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता। हरी और मित्तर जी की बातें इसी तरह चलती रहीं। कुछ देर बाद रिक्शा एक गेट के पास आकर रुक गया। वो जगह पूरा सुनसान था। रिक्शा वाले को किराया देने के बाद हरी और मित्तर जी अंदर गए। एक टिमटिमाती हुई रोशनी में हरी अपने टूटे फूटे क्वार्टर को देखा। 2 मंजिला क्वार्टर। दूसरी मंजिल पर अंधेरा ही अंधेरा था। रात का अंधेरा भले ही गहरा हो, चांद की रोशनी में हरी को आसपास की ताड़ के पेड़ों की कतार पहचानने में मुश्किल नहीं हुआ। और साथ ही साथ उसको यह भी समझ आया, पूरा कंपाउंड घास फूस और झाड़ियों से भरा हुआ है। यहां पे रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्या देख रहे हैं सर? इधर आइए। मित्तर जी ने एक घर का दरवाजा खोल दिया। ये रहा सर, ये है आपका घर। मैं सुबह को ही साफ करवाया हूँ, और मेरा घर उस तरफ है। आपको अगर कोई जरूरत हो तो मुझे एक बार आवाज दीजिएगा या फोन कीजिएगा। और हाँ, रोज 9 बजे के अंदर खाना पीना हो जाने के बाद कृपया घर के बाहर और मत निकलिएगा। क्यों? चोर लुटेरों का उत्पात है? नहीं, अगल बगल में जंगल हो गया है। लोमड़ी, भाम, सांप सभी घूमते हैं। ये लीजिए टॉर्च, काम आएगा। और हाँ, असली बात बताना रह गया, ये जो साइकिल देख रहे हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ ही तो रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी में तेल डालने के लिए 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और रिक्शा ऑटो की तो बात छोड़ ही दीजिए। नहीं, मुझे साइकिल चलाने की आदत है। रात को खाना खाने के बाद
हरी अपने पहुंचने की बात घर में मैसेज करके बता रहा था। तभी उसको बाहर से झमझम करके आवाज सुनाई दिया। उसने खिड़की से बाहर देखा, बहुत तेज बारिश शुरू हुआ है और साथ में तूफानी हवा। हरी ने सोचा, जल्दी से सो जाते हैं, कल स्वास्थ्य केंद्र में सुबह सुबह पहुंचना पड़ेगा। अचानक हरी को एक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कोई दूसरी मंजिल से सीढ़ी से उतर रहा है। जहां तक मुझे पता है ऊपर तो कोई नहीं रहता है, तो फिर इतनी रात में कोई चोर नहीं है तो? बाहर से तभी भी बारिश गिरने का आवाज आ रहा था। हरी टॉर्च को हाथ में लेकर बिस्तर से उतरकर बाहर देखने गया। पैरों की आवाज के पीछे पीछे हरी सीढ़ी से ऊपर जाने लगा। वो जगह गंदगी और पेड़ों से गिरे पत्तों से भरा हुआ था। जैसे ही हरी ने सीढ़ी के अंत में टॉर्च की रोशनी डाली, अंधेरे में उसको लगा टॉर्च की सामने से स्प्रीड में परछाई जैसा कुछ निकल गया। हरी और थोड़ा आगे जाकर टॉर्च की रोशनी से अच्छे से देखने लगा। नहीं तो कहीं पर भी कोई नहीं है तो क्या मेरा ही मन का वहम है, या इतनी रात में सुनसान जगह पाकर कोई दुष्कर्म करता है? दूसरे दिन शाम को हरी ने मित्तर जी को पिछले रात की पूरी घटना बताया। नहीं 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 नहीं, मुझे तो उस बारे में कुछ नहीं पता है। उस क्वार्टर में लगभग मैं रोज ही जाता हूँ, लेकिन किसी भी दिन कोई लड़के को वहां के आसपास भी नहीं देखा। नहीं, मैं श्योरली नहीं कह रहा, ये मेरे मन का वहम भी हो सकता है। मैं एक बात बताता हूँ, कृपया करके उतनी रात में घर से मत निकलिएगा, चाहे कितना भी आवाज हो, क्योंकि ये जगह आपके लिए अज्ञात है। बात तो आपने सही कहा, लेकिन जब कुछ अज्ञात होता है तो मैं उत्सुक हो जाता हूँ। ओह, याद आया, आज मैं प्रिस्क्राइब करते समय देखा यहाँ पे बहुत सारी दवाइयां नहीं है। जल्द से जल्द अगर उन सब का इंतजाम हो पाए तो अच्छा होता। ठीक है, आज मैं शहर में जाऊंगा, उसके बाद बेटी की घर होकर एकदम परसों फिरूंगा। मुझको दवाई का लिस्ट बनाकर दीजिएगा, मैं ले आऊंगा। उस दिन रात को भी बहुत बारिश और तूफान शुरू हो गया। तूफान के हवा से सारे पेड़ तेज तेज हिलने लगे। हरी खाना खा के बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी इस बारिश और तूफान में अब कौन आ गया? कौन? घड़ी में तब 9 बज रहा था। हरी सोचने लगा, इस समय में कौन आ सकता है? हरी और देर न करते हुए जाकर दरवाजा खोला और तभी वो चौंक गया। दरवाजा खोलते ही हरी ने देखा मित्तर जी खड़ा है और उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है। मित्तर भैया, आप इतनी रात में क्या हुआ? अंदर आइए। नहीं नहीं नहीं, अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो आपको बुलाने आया हूँ। बड़ा खतरा हुआ है। आपका तो बेटी के घर जाने का बात था। हाँ, वहीं से आ रहे हैं। बेटी बहुत बहुत खतरे में है, आप चलिए, नहीं तो उसको बचाया नहीं जा सकता। इतनी रात में कोई भी डॉक्टर नहीं आएगा। आप चलिए डॉक्टर साहब, ज्यादा देर होगा तो मेरी बेटी नहीं बचेगी। मित्तर जी लगभग रो दिए थे। ठीक है, मैं आता हूँ, आप आगे जाइए, मैं साइकिल से आपके पीछे पीछे आता हूँ। बाहर तब बारिश थोड़ा कम हो गया, पर चारों तरफ इतना अंधेरा था कि देखने में भी प्रॉब्लम हो रहा था। जल्दबाजी में हरी छाता लेना भी भूल गया। पैडल दबाकर हरी जल्दी में आगे की तरफ बढ़ने लगा। दुनिया उलट पुलट कर तूफान आया था कुछ देर पहले। चारों तरफ पानी और कीचड़ से भरा हुआ है। उस पानी और कीचड़ को पार करते हुए साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। जल्दी चलिए डॉक्टर साहब, जल्दी चलिए। दोनों तरफ अंधेरे में खेत और झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी भी बारिश पूरी तरह से रुका नहीं था। बारिश में भीगते हुए पक्की सड़क से उतरकर और कुछ देर साइकिल चलाने के बाद हरी एक टूटा फूटा एक मंजिला घर के सामने आकर उपस्थित हुआ। जैसे ही हरी साइकिल से उतरा, मित्तर जी ने बोला, जल्दी चलिए, अंदर मेरी बेटी को बहुत तकलीफ हो रहा है। हरी आंगन को पार करके एक घर के सामने गया। अंधेरे में चारों ओर कीड़ों की आवाज और मेंढकों की टर्राने की आवाज सुनाई दे रहा था। लोड सेटिंग हुआ है क्या मित्तर भैया? इतने अंधेरे में मैं मरीज कैसे देखूंगा? आप अंदर जाइए डॉक्टर साहब, मैं रोशनी लेकर आता हूँ। अंदर जाते ही खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में हरी ने देखा बिस्तर में एक लड़की लेटी हुई है। सुन रहे हैं? अरे सुन रहे हैं? हरी के बहुत बार बुलाने पर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है ये सो गया है या बेहोश हो गया है।
हरि ने एक बार उसको हिलाया। अरे ये सुन रहे हैं, मैं डॉक्टर आपको देखने आया हूँ। मगर फिर भी उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हरि ने पल्स देखने के लिए उस मरीज की हाथ पकड़ा, उसको ऐसा लगा जैसे उसने कोई ठंडा बर्फ पर अपने हाथ रखा हो। जैसे ही हरि ने अपने हाथ हटाया, वैसे ही वो मरीज उठकर बैठ गया। उसको देखकर डर के मारे हरि का आंख बाहर आने लगा। उसके सामने बैठा हुआ था एक लड़की की सड़ी गली लाश। उस लाश की बदबू से हरि को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगा। उसकी आंखों के ऊपर कोई आंखें नहीं, बस ब्लैक होल है। चारों ओर नरक कुंड जैसे मकड़ी के जाले, चमगादड़ का मल, चूहे छिपकलियां निकल आया। मम मित्र भैया, अरे मित्र भैया, ये सब क्या है? मैं पूरी रात बुखार से मर गया, तब मुझको बचाने नहीं आया और आज नाटक करने आया है। मित्र भैया। हाथ में लालटेन लेकर मित्र जी घर में घुसे। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या समस्या है? इतनी रात में यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है? हाँ डॉक्टर, तुमने उस दिन भी मेरी बेटी को बचा नहीं सके और आज आज खुद को बचा नहीं पाओगे। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन तू आएगा बोलकर भी नहीं आया, आज नौटंकी कर रहा है, इसीलिए आज तू भी नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं। मित्र जी ने अपने बांस जैसा लंबे हाथ से हरि का बाल पकड़कर उसको हवा में उठा दिया। हरि के दर्द से कराने की आवाज सुनकर वो नारी शरीर हंसने लगी। कितनी शांति, आज मेरी तकलीफ दूर हुई। अच्छे से उसको मारो, आज मुझे शांति चाहिए। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। तभी हरि को एक हल्का आवाज सुनाई दिया। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, वो चौंक गया। उसने देखा एक और मित्र जी खिड़की से देख रहा है। ये कैसा चमत्कार है, बाहर भी मित्र भैया, अंदर भी मित्र भैया। जैसे ही हरि ने अंदर देखा, अंदर खड़े हुए उस आदमी का चेहरा बदलने लगा। मुंह से आंख से मांस निकलकर हड्डी बाहर आया। तभी मित्र जी ने खिड़की के बाहर से कुछ फेंक के मारा उस आदमी के ऊपर। उसी का फायदा उठाते हुए हरि दौड़कर वहां से बाहर निकला। जल्दी से साइकिल पर चढ़िए सर, पैडल मारिए। हरि और समय बर्बाद ना करते हुए जल्दी से साइकिल में चढ़कर पैडल मारने लगा। पीछे से तभी भी उसकी आवाजें आ रहा था। अरे भाग के जाएगा कहाँ, वापस आ, आज तुझको नहीं छोड़ेंगे। साइकिल से मत उतरिएगा सर, इसमें लोहा है, वो हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा। जल्दी चलिए। क्या बात है, बोलिए तो, ये सब क्या हो रहा है? बोल रहे हैं सर। उस आदमी का नाम था हरिया। वो गांव में साफ सफाई का काम करता था। लगातार 10 दिनों तक उसकी बेटी को बुखार था। गांव के डॉक्टर के पैर में भी गिर गया था बेटी को बचाने के लिए, पर वो डॉक्टर इतना लालची था, जो भी उसके पास जाता था सभी को वो अपने नर्सिंग होम में रेफर करता था, ताकि बीमारी के नाम पे लाखों रुपए लिया जा सके। उस दिन पूरे दिन तड़प कर जब उसका बेटी मर गया, तब रात के 9 बज रहा था। हरिया उस दर्द से ज्यादा दिन बच नहीं पाया। ये बात आपको बताने का मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। क्या मेरे बात पर विश्वास करेंगे? समझा, उसके गुस्से का शिकार मैं हूं, मगर मैं वहीं पर मिलूंगा ये आपको कैसे पता चला? काम जल्दी खत्म हो गया था और बारिश और तूफान के कारण मैं बेटी के घर नहीं गया। वापस आते समय आपको देखा, इतनी रात में बहुत स्पीड से साइकिल चला रहे थे। संदेह हुआ, उसके बाद मैं भी आपका पीछा करने लगा और तब वो दवाई फेंक के मारा आपको बचाने के लिए।
बहुत शुक्रिया मित्तर भैया। ये कर्ज मैं कभी चुका पाऊंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं इतना बताता हूँ ये विचित्रपुर छोड़कर मैं कभी नहीं जाऊंगा। अगर मैं अच्छे से काम कर सकूं, अगर मैं लोगों को बचा सकूं, तो फिर शायद एक दिन हरिया और उसके बेटी की आत्मा डॉक्टर रो को माफ कर देगा। ये मेरा विश्वास है, आप देख लेना।